नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में। आइए फिराक गोरखपुरी की गजल पढ़ते हैं। पहली गजल है, नवरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। देखिए, नौ रस यानी नया रस, गुंचे यहाँ मतलब है कलियां, और पंखुड़ियां, कलियां पंखुड़ियों, पंखुड़ियों कहाँ होती है? पंखुड़ियों से ही कली बनती है, कली से पंखुड़ियां बनती है। ठीक है। और उस जब पंखुड़ियां खिलती नहीं है तो वो कली के रूप में होती है, और कली के अंदर परागकण होते हैं, नया नया रस होता है फूल का। उस रस के बारे में नौ रस कहा गया है। तो यहाँ प्रक्रिया क्या होती है फूल के खिलने की? उसमें जो कली के अंदर रस होता है, नया नया रस, जो दबाव डालता है कलियों पर खिलने के लिए, और धीरे धीरे वह कली उस दबाव के माध्यम से खुलती है और खिलती है। या फिर दूसरी कल्पना कवि ने की है कि इस वजह से खिलती है, या कवि ने दूसरी कल्पना की है कि उस कली के अंदर जो खुशबू है, उस खुशबू, वह खुशबू जो है उड़ जाना चाहती है बगीचे में, इसलिए वह उस कली में अंदर से ही छुपी हुई खुशबू दबाव डालती है, और उस दबाव की वजह से कली खिलकर फूल बन जाती है। यह पहली गजल का तात्पर्य है। ना, फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि कली के अंदर पराग कण में उपस्थित नया रस, नव रस जो है, वह कली को और दबाव डालता है, और कली में जो बंधी हुई पंखुड़ियां हैं वो धीरे धीरे अपनी कोमलता बिखेरती हुई वो कोमल कोमल पंखुड़ियां खिलती है, उनकी गिरहें, उनकी गांठ जो है वह खिल जाती है उस नए रस के दबाव से। या फिर ऐसा लगता है कि उस कली के अंदर जो खुशबू बसी हुई है, विद्यमान है, वह खुशबू वायु के दबाव से पूरे बगीचे में वायु के माध्यम से फैल जाना चाहती है, अपना पर तोलना चाहती है कि वो कितनी खुशबू है, कहाँ तक फैल सकती है। यह तात्पर्य, यह भाव कली से फूल बनने की प्रक्रिया के तहत लेखक ने, शायर ने इसमें बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से फूल खिलता है और कली फूल बन जाती है। इसको अन्य विभिन्न अर्थों में भी लिया जा सकता है। देखिए आगे कवि कहता है, लेखक कहता है, यहाँ शायर हमारा तात्पर्य है कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो शब में सन्नाटे कुछ बोले। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते हैं तो तारे ही तारे हैं, और उस तारे जो टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आंखें झपका रहे हैं, और पूरी दुनिया का कण कण, जर्रा जर्रा लगता है कि सोया हुआ है, और इस सोए हुए में एकदम सन्नाटा है, शांति है। शव यानी रात्रि में ऐसा लगता है कि सन्नाटा भी कुछ बोल रहा है। दोस्तों, जरा ध्यान लगाकर, कान लगाकर सुनो कि रात्रि का सन्नाटा भी कुछ संकेत कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ इशारा कर रहा है। ये इसका तात्पर्य है। सन्नाटा का कुछ बोलना यहाँ पे विरोधाभास है। तारे आंखें झपकाते हैं, इसमें मानवीकरण अलंकार है, और जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस गजल का अर्थ में फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि रात्रि का दृश्य कुछ ऐसा है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, और पूरे कायनात का, संसार का, दुनिया का कण कण सोया हुआ है। और हे दोस्तों, तुम भी कान लगाकर सुनो, रात में ये जो सन्नाटा छाया हुआ है यह भी कुछ कह रहा है। ये इसका मतलब है। तीसरी गजल देखते हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। बड़ी अच्छी गजल है। इसमें एक शायर जो वियोग में है, जो जुदाई का या गम झेल रहा है, वो कहता है कि
मैं हूं या मेरी किस्मत है। हम दोनों को लगता है एक ही काम मिला हुआ है अभी, और वो काम ये है कि मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूं और मेरी किस्मत मेरे जैसा व्यक्ति पा करके रो रही है। तात्पर्य क्या है भाई, मैं अपनी किस्मत को क्यों रहा हूं, क्यों रो रहा हूं? यहाँ ये कि जिससे सबसे अधिक प्रेम था, जिससे सबसे अधिक स्नेह था, तो उस व्यक्ति से ही जब जुदाई हो गई तो जीवन पूरा जो है बर्बाद सा लगता है। इसलिए उसको अपनी किस्मत ऐसी बेकार और बर्बाद लगती है, और वो किस्मत उसको मैं मिला हूं इसलिए वो भी मुझ पर रो रही है। ये तात्पर्य यहाँ पर गजल का निकलता हुआ प्रतीत होता है। देखिए आगे अगली गजल जो है, जो मुझको बदनाम, गजल का अगला शेर, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ शायर कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरी आलोचना कर रहे हैं, जो मेरी बुराई कर रहे हैं, काश उनमें इतना सोचने की क्षमता होती कि मैं मुझे बदनाम करने के प्रयास में, मेरी आलोचना करने के प्रयास में वो मेरा राज खोल रहे हैं, या वो स्वयं की मानसिकता प्रकट कर रहे हैं, या वो स्वयं का राज खोल रहे हैं कि उनकी जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनकी मानसिकता है, उनका चरित्र जो है, उनकी सोच है, वो उनको दिखा रहे हैं। और वास्तव में उनको एक बार इस पर विचार करना चाहिए कि मेरी आलोचना करने वाले, मुझे बदनाम करने वाले काश इतना सोच सकते कि वे मुझे बदनाम करने के प्रयास में वो मेरे राज खोल रहे हैं, मेरा सत्य बता रहे हैं, या उनके जीवन का, उनके चरित्र का सत्य स्वयं बता रहे हैं। ये स्पष्ट इस इन दो पंक्तियों का भाव है, इसकी व्याख्या, इसका अर्थ है। आइए अगली गजल, अगला जो शेर देखते हैं गजल का, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। भाई अब देखिए शायर है, शायर उस तरह से लिख रहा है इस शेर को, और कह रहा है जैसे कि वह तो वियोग में ही है, जुदाई में है अपने साथी से, तो कह रहा है कि ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती, हम बाकायदा पूरे होश हवास में अच्छे बुरे का ध्यान रख के पूरे विवेक से हमने ये कीमत अदा की है तुमसे प्यार करने की, तुमसे स्नेह करने की, कि तेरा सौदा हमने नहीं किया, और तेरा सौदा करने वाले जो है वो दीवाने हो गए। अर्थात तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। जो दीवाना व्यक्ति होता है वह कभी भी अपने प्रेम का व्यापार नहीं करता, वह स्वयं त्याग करता है, और वह दीवाने की तरह वह अपने जीवन को दांव पे लगा देता है। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। अगला अगली गजल का अगला शेर देखते हैं गजल का, तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे, चुपके चुपके रो ले। यहाँ कवि कहता है वही, ये देखो वियोग प्रधान गजल है, वियोग प्रधान शेर है, वियोग प्रधान पंक्तियां हैं। इसमें शायर स्वयं अपनी जुदाई के वजह से कह रहा है, या वो किसी व्यक्ति जो जुदा हो गया अपने साथी से, वो अपने भाव प्रकट कर रहा है कि तेरे गम का पास अदब है, ये है साथी, है प्रेमी, है प्रिय, हमें तुम्हारे गम का मान सम्मान भी हम करते हैं, और इस दुनिया के लोगों की जो मानसिकता है उसका ख्याल भी हमें आता है। इसलिए हम तुझसे जुदा होने का जो दुख है, जो दर्द है, उसको सबके सामने प्रकट करके नहीं बताते हैं, हम स्वयं अकेले में चुपके चुपके रो करके अपने इस जुदाई के दर्द को सहन कर रहे हैं। यहाँ ये कवि कहना चाहता है फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं
खुद को जितना खोले हैं। फितरत यानी आदत, स्वभाव, और तवाजुन का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस। यहाँ कवि कहता है बात वही है कि साथी से जुदाई पर प्रेमी का कहना है कि फितरत का कायम है तवाजुन, ये स्वभाव है, और इस स्वभाव का संतुलन हुस्न में, इश्क में, मतलब इश्क की दुनिया में, आलम हुस्न और इश्क का संसार, इसमें भी स्वभाव का ये नियम आज भी कायम है कि हम जिसके लिए जितना त्याग करते हैं हम उतना ही प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रेम में, स्नेह में, दीवानगी में हम उतना ही प्राप्त करते हैं जितना हम स्वयं को खो देते हैं। अर्थात जितना देते हैं उतना ही हमें मिलता है। अगर हम यहाँ स्वार्थ रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर निस्वार्थ भाव से त्याग करेंगे, स्वयं को खो देंगे, तो हम उतना ही किसी को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात जो जिसमें के प्रेम में जितना खो जाता है, डूब जाता है, समझ लो वह उसको उतना ही प्राप्त कर लेता है। ये भाव है। अगला शेर देखिए, आवो ताव शार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले। यहाँ शायर अपनी शायरी के बारे में कह रहा है कि आवो ताव अशार न पूछो। अशार मतलब अक्षर, शब्द, अक्षर, कि इन अक्षरों की चमक के बारे में बात मत करो, तुम भी आंखें रखो हो, तुम्हारा भी अपना विवेक है, तुम्हारा भी अपना ज्ञान है साहित्य का, तुम्हारा भी अपना ज्ञान है शायरी का, इसलिए तुम ये मत देखो कि हमने अक्षरों को चमका दिया है। ऐसी बात नहीं है, ये जगमग बेतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। तुम खुद अपना विवेक का इस्तेमाल करो और देखो कि बेत यानी होता है शेर, कि ये जो हमने शेर लिखे, उस शेर के जो अक्षर है उनमें चमत्कार है, उनका प्रभाव है, या हम मोती रोले, या फिर हमने मोतियों को रोला है, या हमने मोतियों को चुन चुन करके इस गजल के शेर में रखा है। यहाँ ये भी भाव निकलता है कि हमारी आंखों के आंसू जो है मोती की तरह, जो हमारे हृदय की पीड़ा से प्रकट हुए हैं, आए हैं, उन आंखों के उन मोतियों को हमने इस शेर में रख दिया है। अर्थात आंखों के रास्ते ये गजल लिखी गई है, ये शेर लिखा गया है। आगे देखिए, सेकंड लास्ट शेर है इसका, ऐसे में तू याद आए है, अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले। यहाँ शायर कहता है कि हे प्रभु, है ईश्वर, है खुदा, तू हमको ऐसे में याद आता है। देखो दो अर्थ है यहाँ पर, ये अर्थ भी निकलता है कि वो अपना साथी जिससे जुदा हो गया उसके बारे में भी कह सकता है, उसको याद करके भी कह रहा है, या ईश्वर को कह रहा है कि हे ऐसे में तू याद आए, तू ऐसे में हमें याद आता है, जब अंजुमने में रिंदों को, शराब की महफिल में जब शराबी शराब के नशे में मस्त रहता है, तब तू हमें याद आता है। ऐसा कहते हैं ना कि जब आदमी शराब खाने में शराब पीता है तो वो अपनी सारी असलियत बताने लगता है, उसने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, उसने जो गलत किया है वो भी बता देता है, उसने जो अपराध किए हैं उनका भी वर्णन कर देता है। तो यहाँ इस तरह का भाव एक शायर कहता है कि तू ऐसे में याद आता है जब शराब की महफिल में शराबी अपने नशे में मस्त रहते हैं, और रात बीतने पर, यह महफिल रात बीतने तक चलती रहती है, तब गर्दों पे फरिश्ते यानी आसमान में देवता लोग या आसमान के फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले, जैसे आसमान के फरिश्ते पाप का अध्याय संसार पूरा का पूरा खोलने वाले हैं या खोल देते हैं। अंतिम देखिए शेर, सद के फिराक एजाज सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, है ना, कि ये फिराक जो है, इसने बेहतरीन शायरी, इसने किस प्रकार से
लिखने लिखने का गुर हासिल कर लिया, जो ऐसी गजलें लिखता है, लगता है कि ये तो मीर की गजलें हैं। मीर एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मशहूर गजलकार थे। वे अपने शायरी में जिस प्रकार के शब्दों का, जिस प्रकार के लहजे का इस्तेमाल करते थे, वही लहजा फिराक गोरखपुर की गजलों में है। इसी को लक्ष्य करके ये कहा गया है कि है फिराक इस ऐसे एजाज सुखन का मतलब होता है बेहतरीन शायरी। ये बेहतरीन शायरी और बेहतरीन प्रभाव मीर की गजलों का तुम्हारी गजलों में कहां से आ गया है? कैसे तुमने उनकी आवाज को लगता है चुरा लिया है कि तुम नहीं बोल रहे हो, ये तो मीर की गजल बोल रही है। तो दोस्तों यहीं पर ये हमारा गजल वाला जो भावार्थ वगैरह सब समाप्त होता है। आपको बता दिया हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रभाव इस पर है, और भाव मैंने आपको समझा दिया। भाषा हिंदी उर्दू के बहुत ही चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल शायरी में है, और इसमें वियोग रस, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष का वर्णन है। छंद इसमें गजल है, जो एक लेखन शैली है शायरी की। आगे देखते हैं कुछ एक दो प्रश्न केवल। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करता है? आपने रुबाई जो पढ़ी थी चौथी है, उसका प्रश्न है ना। इसका उत्तर ये होगा कि बिजली की चमक की तरह क्यों कह रहा है राखी के लक्ष्य को? तो राखी का जो लच्छा है उसका संबंध बिजली की चमक की तरह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, वह राखी और राखी का लच्छा। जो संबंध सावन में छा जाने वाली घटाओं से और उन काली घटाओं में हमेशा बिजली विद्यमान रहती है, वो बिजली हमेशा चमकती है उन काली घटाओं में, तो बिजली और उस काली घटा का अटूट नाता है। ठीक वैसे ही भाई बहन और राखी का अटूट रिश्ता है, उसी तरह जैसे सावन बिजली और घटा का है। तो इस अटूट रिश्ते की ओर यहाँ पर भाव व्यंजित किया गया कि जहां पर काली घटा है वहां पर बिजली अवश्य है, और जहां पर भाई है वहां पर बहन अवश्य है, वहां राखी अवश्य है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? यहाँ खुद का पर्दा खोलने से तात्पर्य है कि अपनी स्वयं की मानसिकता, अपने स्वयं का वैचारिक दृष्टिकोण और अपने स्वयं की चरित्रता की विशेषताओं को दूसरों को दिखाना या दिखाने का प्रयास करना, किसी दूसरे की आलोचना करने के माध्यम से। तो हम दूसरे की बुराई करें या ना करें, लेकिन हमारी अपनी मानसिकता क्या है ये जरूर प्रकट हो जाती है। ये इसका उत्तर है। किस्मत हमको रो लेवे या हम किस्मत को रो ले, इसका अर्थ आपको शायरी के अर्थ के साथ बता ही दिया है कि किस्मत हमारी अपनी जो बर्बादी है वो हमें ही मिली, और हमारी किस्मत सोचती है कि मैं उसे मिला। तो कवि लेखक यहाँ पर अपने जीवन में जिसको सबसे ज्यादा चाहा था, उसी के न मिलने पर वो स्वयं को जैसे बर्बाद समझता है कि मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो किस्मत को भी वो ऐसा ही लगता है कि दोनों में आपस का जो रिश्ता इस प्रकार प्रकट हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपने गजल के इस व्याख्या को सुना और निश्चित रूप से आपको आनंद आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो जरूर आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप में से कुछ लोग बताते हैं, मैं उनके उत्तर जरूर देता हूं, और आप चाहें तो फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर भी हमारे इस पे मिल जाएंगे आपको। नमस्कार। और कहीं कोई हो तो आप बीच में जो है लिंक दी हुई है, उसमें भी सारा इसका डिस्क्रिप्शन जो है गजल का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर अब ये अंतिम कविता थी जिसका अर्थ बचाना बाकी था। क्लास 12th की सभी कविताओं का भावार्थ और व्याख्या हमने बहुत अच्छे से करके बता दिया है। आपको फिर भी कुछ और चाहते हैं तो जरूर हमें बताएं, हम आपके लिए तैयार करेंगे। और अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो पिछली 10 साल की परीक्षाओं में पूछे गए कविताओं से सभी प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने का एक अगला वीडियो आपके समक्ष हम लेकर आएंगे। नमस्ते, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।